बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का लेके चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टॉपिक का नेम है जी रिपल टैंक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से लिखना होगा जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और याद रहे ये डायग्राम भी आपको बनानी होगी। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिपल टैंक की डेफिनेशन से। कहते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़। याद रखें कि हमारे पास रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज़ करते हुए वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सी वेव्स? वाटर वेव्स। और फिर उन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स डायग्राम देखिएगा। डायग्राम में हमारे पास एक टेबल है। टेबल के ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वुडन बॉक्स होगा जिसके ऊपर यहाँ पे एक मोटर या वाइब्रेटर सेट किया हुआ है। वाइब्रेटर को आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बल्ब यूज़ किया गया या लैम्प। अब बल्ब क्या काम करेगा कि जब यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो उसकी लाइट की वजह से जो कुछ यहाँ पे चल रहा होगा ट्रे के ऊपर, उसका आप पैटर्न इजीली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पेपर या स्क्रीन सेट की होगी इसके नीचे, जहाँ पे इस चीज़ का शेडो पड़ेगा तो आप उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है वेव पैटर्न ऑन अ व्यूइंग स्क्रीन। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वो पैटर्न दिखेगा। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं कंस्ट्रक्शन में। देखिएगा, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे। देख सकते हैं रेक्टेंगुलर ट्रे शेप है, हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। याद रखिएगा जो आपने ग्लास रखा हुआ है वो इस टेबल की सरफेस से हाफ मीटर ऊपर रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ द वाटर इन ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर। जब यानी कि आपकी मोटर या वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, तब वो कहता है कि वाटर की सरफेस पे आप देखेंगे कि वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, कहता है दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट कर रहा है यही वाइब्रेटर, इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड on a wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of water। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वुडन प्लेट है या बॉक्स है उसके ऊपर ये मोटर सेट की हुई है। अब मोटर का जो बिल्कुल सरफेस है, सरफेस के साथ से सिर्फ टच कर रही है। ये नहीं कि मोटर उसके अंदर पड़ी है ना, वो सिर्फ इस वाटर की सरफेस से टच कर रही है। ठीक है। जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट या ऑसिलेट करेगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर में क्या हो गई है, वेव्स प्रोड्यूस हो गई है। और उनका आप पैटर्न यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो वेव्स प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वो हमारे पास दो तरह की होंगी। एक है जी हमारे पास स्ट्रेट वेव्स और दूसरी कौन सी है, सर्कुलर वेव्स। तो अगर आप स्ट्रेट वेव्स को जनरेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा यहाँ पे, और अगर आप सर्कुलर वेव्स को जनरेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखें जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स। तो अगर आप स्ट्रेट वेव्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कहता है व्हेन द वाइब्रेटर इज ऑन, जब आप ये वाइब्रेटर ऑन करेंगे द प्लेट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड स्ट्रेट वेव्स आर जनरेटेड ऑन वाटर सरफेस। तो फिर वो कहता है कि आप वाइब्रेटर ऑन करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर की सरफेस पे क्या हो गई है, वेव्स जनरेट हो गई है। लेकिन याद रहे वो किस तरह की होंगी, स्ट्रेट वेव्स होंगी, इस वुडन बॉक्स के बिल्कुल पैरेलल होंगी इस तरह से। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यही पैटर्न आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे जो नीचे स्क्रीन होगी वहाँ पे आपको इसका पैटर्न इस तरह का दिखेगा, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ये कहानी चल रही होगी और आप क्रस्ट ट्रफ पीछे पढ़ के आ रहे हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आपके पास स्ट्रेट वेव्स का पैटर्न है। इसी तरह अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स। तो भाई सर्कुलर वेव्स को कैसे जनरेट करवाए। तो कहता है द वाइब्रेटिंग बार इज रेज्ड अप एंड अ नॉब इज अटैच्ड विच इज लोअर्ड इन सच अ वे दैट इफ टच इज द सरफेस ऑफ द वाटर। कहता है सबसे पहले तो आप क्या करें, वाइब्रेटिंग बार को थोड़ा सा क्या करें, ऊपर करें, ऊपर उठाएं। ठीक है, जहाँ पे पड़ी है उसे ऊपर ले जाएं और फिर इसके ऊपर लगी हुई नॉब, यहाँ पे एक नॉब लगी होगी,
उस नॉब को थोड़ा सा नीचे कर दें कि वो इस वाटर की सरफेस को सिर्फ टच कर रही हो, बस हल्का सा, मामूली सा, ठीक है। फिर क्या होगा, व्हेन वाइब्रेटर इज ऑन, जब फिर आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे, सर्कुलर वेव्स आर प्रोड्यूस, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होगी जिनको आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और वो जो पैटर्न आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव्स किस तरह की है, सर्कुलर है, कर्व शेप है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिपल टैंक की बेसिक डिस्कशंस। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको देख लें और बुक से इसको अंडरलाइन भी कर लें। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ये वाला MCQs आप यहाँ पे मिलेगा, ये डायग्राम है और इस पैराग्राफ में आपको 2 MCQs मिलेंगे। अभी मैं बताता हूँ, आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाएगा रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपल टैंक के अंदर अगर आप किसी भी एक जगह पे ग्लास की मोटी प्लेट रख दें तो ये जो आपके पास वाटर होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने वही काम किया, यहाँ पे थोड़ा सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना एक लाइन आपको दिख रही है, ये बाउंड्री है, यानी कि यहाँ पे आप समझें कि आपने एक ग्लास की प्लेट रखी है, मोटी शीट रखी है शीशे की। तो अब उससे होगा क्या कि इससे नीचे देखें तो लिखा हुआ है डीप वाटर, यानी कि यहाँ गहरा होगा पानी, और इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, शैलो वाटर, यानी कि कम गहरा। तो जब आप ये प्लेट रखेंगे, जो आपको लाइन नज़र आ रही है बेसिकली, वो कहता है कि ये वाली लाइन इस स्ट्रेट वेव्स जनरेटर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल रखनी है। ग्लास की प्लेट जो आपने रखनी है वो इस जनरेटर के क्या हो, पैरेलल, तभी आपके पास स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट क्लियर कर लें। अब आप देखेंगे कि जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप चेक करेंगे कि इस बाउंड्री के इस पोर्शन में उन वेव्स की स्पीड क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे शैलो वाटर में, तो बाउंड्री से ऊपर जो वेव्स की स्पीड होगी वो कम होगी, ये आपको दिखेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे अगर गौर करें तो लैम्डा क्या है, ज़्यादा। क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, वेव लेंथ लैम्डा। तो यहाँ पे देखें लैम्डा क्या आ रहा है, ज़्यादा। लैम्डा क्या आ रहा है, ज़्यादा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, कम। तो इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा अगर ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। V1 क्या होगी, ज़्यादा, ठीक। और इधर क्या होगी, स्पीड इसके कंपैरेटिवली कम होगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, अगर स्पीड और वेव लेंथ का रिलेशन डायरेक्ट आ रहा है तो हम ये इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं V = F × लैम्डा। तो यहाँ से फिर मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई डीप वाटर में लैम्डा क्या है, ज़्यादा। तो लैम्डा अगर ज़्यादा तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास V = F लैम्डा, लैम्डा क्या है, कम, तो स्पीड भी क्या होगी, कम। लेकिन इन दोनों सूरतों में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी पे यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इन दो का रिलेशन आपस में क्या चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं ना, तो 3 में से एक को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। भी क्यों, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और ये बुक भी मेंशन करती है, क्योंकि जो आपके पास वाइब्रेटर है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है वो तो एक है, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा होगा, मोटर वाइब्रेट कर रही होगी, वही फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लैम्डा के साथ V का रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे स्पीड क्या है, कम। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs था, इसको अब आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ से पहला MCQs आपको मिलेगा कि स्पीड ऑफ वेव इन वाटर वेव डिपेंड्स ऑन दी डेप्थ ऑफ वाटर। कौन सी ऑप्शन आएगी जी, डेप्थ ऑफ वाटर। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। और सेकंड MCQs यहाँ पे मिलेगा आपको, व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेव लेंथ डिक्रीजेज। तो जब आप इस गहरे पानी से कम गहरे वाले पानी की तरफ जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम, तो वेव लेंथ कम। तो इसका मतलब वेव लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिपल टैंक की डिस्कशन। अब हम इस रिपल टैंक के अंदर
कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिपल टैंक में वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और लास्ट में क्या है, डायफ्रैक्शन। याद रहे, यहाँ से आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या वो आपसे किसी 2-3 हेडिंग्स को मेंशन करके कह सकता है कि इनको डिफाइन करें, या फिर ये है कि रिपल टैंक के लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो इन तीनों में से किसी एक की हेडिंग मेंशन करके वो आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। जब एक वेव एक मीडियम से मूव करती हुई आए और वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे क्या करे, फॉल करे, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो आप देखेंगे कि वो अपने पहले वाले मीडियम में क्या हो गई है, बाउंस बैक हो गई है, मुड़ गई है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है तो फिर इस फेनोमिना को हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन का। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो क्या है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई थी उसी एंगल पे वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, तब ये फेनोमिना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। तो अब स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन से डायग्राम को समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एयर वाले मीडियम से क्या आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं। ये सारी पैरेलल वेव्स है, ठीक है, रेज भी बोल सकते हैं, वेव्स भी बोल सकते हैं। ये उनके ट्रैवल करने की डायरेक्शन है। अब वो आई इस मीडियम की, ये कोई और मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम की सरफेस पे वो आके फॉल हुई, यहाँ पे हिट किया उन्होंने। अब जैसे यहाँ पे फॉल होंगी तो क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। अब पहले वाले मीडियम में ये देखें, ये दोबारा वेव सारी जा रही है, ये उनके वापसी की डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आई थी, फॉल हुई, अब ये इस डायरेक्शन में वापसी जा रही है। तो अब आप यहाँ पे गौर करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एक जितने एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फिनोमिना कौन सा है, रिफ्लेक्शन। और इसी तरह इस प्लेन कह लें, शीट कह लें, या मीडियम जो भी हमने लिया है, उसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी आपका क्या कहलाएगी, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि परपेंडिकुलर लाइन आप प्लेन पे क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो वो उसका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती कि वेव्स किस तरह से और किस तरह से बाउंस बैक हो रहे हैं, वैसे तो बहुत आसान है, क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो आप यही चीज़ यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास एक मीडियम, एयर वाले मीडियम से एक रे आई, वो इस मीडियम की सरफेस पे फॉल हुई, एंगल उसने बनाया आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, जिसे हमने आई का नाम दे दिया, कुछ भी होगा ना। तो अब वो क्या होगी, इस सरफेस पे टकराने के बाद वापसी पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो गई, मुड़ गई। तो अब वो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करें कि इस प्लेन के ऊपर ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल आर पे गौर करें तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फिनोमिना है ये आपके पास रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए रिफ्लेक्शन एंगल के, तब आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। अब है जी रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में ये नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में ये निशानी याद रखें कि वो जिस मर्जी एंगल से आई है, जब वो किसी दूसरे मीडियम में रे जाए तो एंगल और डायरेक्शन क्या हो जाए, उसका चेंज हो जाए, तब वो आपके पास फिनोमिना क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में एंगल और डायरेक्शन चेंज, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, ये शर्त है। तो कहता है व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इन द सेकंड मीडियम एट सम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज। तो यहाँ पे देख लें, एयर वाले मीडियम से एक रे आई, उसे एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, कितना, इंसिडेंट एंगल आई, वो कोई भी होगा। अब जैसे ही वो इस मीडियम में एंटर हुई रे, ये कौन सा मीडियम है, सपोज कर लें ग्लास मीडियम है, एयर से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, जैसे ही वो ग्लास वाले मीडियम में एंटर हुई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। डायरेक्शन चेंज क्यों हुई है, तो याद रखिएगा एयर में वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की रे या वेव की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, ग्लास में क्या होती है, कम। तो स्पीड के कम होने की वजह से यहाँ पे रे ने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो जैसी डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, एंगल भी चेंज हो गया। तो ये फेनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अब यही चीज़ आपको मैं प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कह के आया हूँ, बता रहा था
कि भाई हम शैलो वाटर और डीप वाटर में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि सपोज करें ये हमारे पास वही लाइन है बाउंड्री। अब आपने क्या करना है, वो जो ग्लास की शीट आपने पैरेलल रखी थी, अब आपने उसको किसी एंगल पे रखना है। तो यहाँ ये वाली लाइन देखें, अब पैरेलल नहीं है बल्कि एक ख़ास एंगल पे है। तो अब ये वाला सारा वाटर आपका कौन सा वाटर है, शैलो वाटर, ये ब्लू वाला शेड, और ये कौन सा वाटर है, डीप वाटर। ठीक है, तो अब ये सारी वाटर की वेव्स आ रही है, यानी कि वहाँ पे तो हमने देखा ना लाइट की बात की, लाइट की रेस की बात की रिफ्रैक्शन के लिए। अब वाटर वेव्स के अंदर भी आप रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कर सकते हैं। कैसे, देखें ये वाटर वेव्स आ रही हैं, ये वाली, ये जो रेड कलर का आपको शेड नज़र आ रही है, लाइनें नज़र आ रही है, ये उनके ट्रैवल करने की डायरेक्शन है। ठीक, अब वो जैसी एंटर हुई तो यहाँ पे कौन सा वाटर है, डीप वाटर। अब डीप वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि वेव लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये वेव लेंथ ज़्यादा है, इस ब्लू वाले शेड में देखें वेव लेंथ कम हो गई है। तो इसका मतलब जैसे ही वेव्स डीप वाटर से पास करेंगी उनकी स्पीड ज़्यादा, जैसी शैलो वाटर में आएंगी तो उनकी स्पीड कम, जिसकी वजह से वेवलेंथ भी कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन जैसे ही वो शैलो वाटर वाली बाउंड्री में आती हैं, पोर्शन में, रीजन में एंटर होती हैं, तो वो अपने आप को हल्का सा ये देखें बेंड कर लेती हैं, बेंड कर लेती हैं हल्का सा। इसका मतलब एंगल क्या हो गया, चेंज, डायरेक्शन क्या होगी, वेव्स की चेंज। तो यहाँ पे गौर करें, पहले ये डायरेक्शन है, अब देखें शैलो में जाते ही डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, शैलो वाटर में एंटर होते ही डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, रिफ्रैक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। तो यहाँ पे आप बात कर सकते थे कि ये आपके पास क्या है, डीप वाटर, और ये कौन सा है, शैलो वाटर। यहाँ पे लैम्डा देखें कम, यहाँ पे लैम्डा देखें ज़्यादा। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास है डाइफ्रैक्शन, द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग। इतना सिर्फ याद रखें कि वेव्स का अपने एजिस से बेंड हो जाना, या वेव्स के जो एजिस बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, यही फिनोमिना क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। ये जो वेव्स का मुड़ना है ना, यही आपके पास डाइफ्रैक्शन है। तो क्या कहता है, कहता है द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का मुड़ना अराउंड द शार्प एजेस, उनके जो एजेस ना एंड कॉर्नर्स, कॉर्नर्स वो मुड़ जाए, और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे एक बैरियर या एक सुराख है, तो इसका मतलब एक स्लिट, स्लिट को सुराख कहते हैं। तो या फिर आप कह लें कि भाई यहाँ पे बैरियर रखा हुआ है, रुकावट डाली हुई है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल्स है। तो अब ये वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स हैं, और ये उनके ट्रैवल करने की डायरेक्शन है, ब्लैक एरो। अब वो ऐसे ट्रैवल करती हुई जा रही है, जैसे ही वो यहाँ से पास करेंगी तो सुराख में से गुजरेंगी ना, क्योंकि यहाँ से तो रास्ता बंद है ना, तो यहाँ से गुजरेंगी तो इन वेव्स के जो एजेस होंगे ना, एजेस ये वाले एंड्स, ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजेस क्या हो गए, बेंड हो गए, सर्कुलर या कर्व शेप आती जा रही है वेव्स की, और ये उनके ट्रैवल करने की डायरेक्शन। अब याद रखिएगा ये जो बीच का गैप है ना, सुराख, ये तकरीबन एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, लैम्डा। तो ये एक वेवलेंथ जितना होना चाहिए गैप, इससे ज़्यादा होगा तो जो आगे पैटर्न बनेगा ना वो आपको सही तरीके से दिखेगा नहीं, वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। अगर आप आगे वाला पैटर्न क्लियरली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो फिर आपने याद रखना है ये जो गैप है ना, ये तकरीबन एक वेवलेंथ जितना हो या इससे कम हो, ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा तो मसला नहीं है, डायफ्रैक्शन होगी, लेकिन आगे जो पैटर्न आपको दिखेगा ना उसमें आपको समझ नहीं आएगी। क्लियरली देखना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला गैप तकरीबन एक लैम्डा जितना रखें या उससे कम रखें। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वाला गैप बढ़ा देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। तो फिर ज़्यादा होने से एक और कॉन्सेप्ट भी होगा कि आपके पास जो बेंडिंग होगी ना, बेंडिंग वो कम होगी। तो आप ये वेव्स के कॉर्नर्स देखें, एजेस, ये पहले की निस्बत क्या हो रहे हैं, अब कम बेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बेंडिंग कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम रखेंगे तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो आप पैटर्न देखते हैं
क्रस्ट टफ वाला, जिसको वो बोल रहा है कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, वो बेसिकली क्या है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस है। तो वो कहता है ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये क्या बता रही है, ये कौन किस चीज़ का पैटर्न है। तो फिर याद रखिएगा ये आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न है। ये क्या है, इंटरफेरेंस। तो अब इंटरफेरेंस क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा सिर्फ याद रख ले समझने के लिए, कि अगर आपके पास दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो ये आपके पास इंटरफेरेंस कहलाती है। याद हो गया। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि भाई जब वेव मीडियम से गुजरती है या पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ा था ना। तो अब यहीं पे याद रखें कि जब दो वेव्स एक ही साथ मीडियम से गुजरेंगी तो मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस रिजल्ट में आपको क्या मिलती है, इंटरफेरेंस मिलती है। तो आपको पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ कि दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। तो अब यहाँ पे देखें, एक ये ब्लैक वाली वेव है, एक ये रेड डॉटेड्स वाली आपके पास वेव है। अब दोनों वेव्स एक ही टाइम में मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्प्लेस करा रही हैं, या फिर आप कह लें दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, और ट्रैवल भी कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। तो इस रिज़ल्ट में आपके पास जो रिज़ल्ट मिलता है या रिज़ल्ट आता है वो किस तरह का आता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट पे आ रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ट्रफ पे आ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, और इस तरह की फिर इंटरफेरेंस को आप बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर क्रस्ट पे ना आ रहा हो, क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा हो, ट्रफ क्रस्ट पे आ रहा हो, फिर जो आपको रिजल्ट में वेव मिलती है उसे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो ऐसे मिलेगी क्योंकि कैंसिल हो जाता है ना, क्रस्ट ट्रफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट था। जब आप रिपल टैंक में ये वाला पैटर्न देखना चाह रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, उस क्या था उसका वाइब्रेटर या मोटर, उसके साथ आपके पास इस तरह की दो नॉब्स लगी होंगी, ये ऐसे। अब दोनों की जब आप वाटर की सरफेस से हल्का सा ऐसे क्या करेंगे, टच में रखेंगे, तो जैसे आप मोटर को ऑन करेंगे वाइब्रेट करेगी वो, तो इस सर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो ये वाला पैटर्न आप देखेंगे। अब ये क्या है, क्रस्ट, ये क्या है, क्रस्ट। तो इसका मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो शेडेड एरिया लाइनें नज़र आ रही हैं इसको आप कह लें ब्राइट फ्रिंज, और जो अंदर गैप है उसको कह लें डार्क फ्रिंज, या इसको कह लें डार्क, उसको कह लें ब्राइट। तो ये पैटर्न किस चीज़ का है, ये इंटरफेरेंस का है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इंटरफेरेंस का शॉर्टकट कॉन्सेप्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।